नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 7 विज्ञान समूह वर्ग 2। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो ऊतक विज्ञान है इसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों की उत्पत्ति, संरचना, कार्य, इसका अध्ययन हम ऊतक विज्ञान में करते हैं। और ऊतक क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं, समान कोशिकाओं से मिलकर के बनाया जाता है। ठीक है, बना होता है। और शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह कोशिका होती है। और कोशिकाओं से फिर ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से फिर अंग का निर्माण होता है। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा देख लेते हैं, आनुवांशिकी किससे संबंधित है। तो जो आनुवांशिकी है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, शरीर में जो जीन होता है, ठीक है, तो जीन क्या है, डीएनए से बने होते हैं। तो जीन है, जीन का स्थानांतरण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होगा, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में होगा तो उसको कहते हैं आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी का जो जनक है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक कौन, जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हैं। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हैं। तो आनुवांशिकी जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के पिता या जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। तो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इसकी खोज की थी भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो जेनेटिक कोड की खोज की थी और इस खोज के लिए इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, पौधों के सभी भागों में पानी व खनिज लवण किसके द्वारा पहुंचता है। देखो क्या होता है कि पौधों के तनों में एक होता है जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण, जल व खनिज लवण ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो भोजन पौधा जो पत्तियों के द्वारा बनाता है क्लोरोफिल के द्वारा, तो वह भोजन पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। भोजन पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पहले पत्तियां के द्वारा बनाया जाएगा, फिर पत्तियों से सभी भागों में ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचेगा। क्या होता है कि जाइलम वाहिनियाँ जो होती हैं ना, तो इसमें नलिका कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, नलिका कोशिकाएं, नलिका सेल होती हैं। ठीक है, इन सेल के द्वारा जल और खनिज लवण
सभी भागों में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात है, ये जो फ्लोएम हैं, फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की सेल होती हैं, सेल यानी कि कोशिकाएं होती हैं। अब 4 प्रकार में एक होती है चालनी कोशिका, चालनी कोशिका होती है, ठीक है। और चालनी कोशिका में जो छिद्रित भित्ति होती है, छिद्रित भित्ति, इस भित्ति के द्वारा भोजन सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। क्या समझे आप? पौधों में जाइलम और फ्लोएम वाहिनियाँ होती हैं। जाइलम वाहिनी में नलिका सेल्स होती हैं, नलिका सेल्स के द्वारा जल और खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और फ्लोएम के द्वारा भोजन सभी भागों में पहुंचता है, क्योंकि पत्ती, जो हरी पत्तियां होती हैं वो भोजन को बनाते हैं। और 4 प्रकार की फ्लोएम में कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक कोशिका होती है सबसे महत्वपूर्ण चालनी कोशिका। चालनी कोशिका में जो छिद्रित भित्ति होते हैं तो उनके द्वारा भोजन सभी भागों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन 2 सूक्ष्म जीवों का सहजीवन माना जाता है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन जो है ना, पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है, तो ये वाला पहुंचाता है फ्लोएम। फ्लोएम में ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, उसमें चालनी कोशिकाएं होती हैं, उसमें छिद्रित भित्ति होती है, तो इसके द्वारा भोजन पूरे में पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो गया और 4था भी हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, लाइकेन किन 2 सूक्ष्म जीवों का सहजीवन माना जाता है। सहजीवन यानी कि सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, सहजीवन, सहजीवन। सहजीवन उसको कहते हैं कि जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। और परजीवी उसको कहते हैं जो एक जीव जो दूसरों पर निर्भर रहे और दूसरा उस पर निर्भर ना रहे, उसको कहते हैं परजीवी, ठीक है। तो सिम्बायोसिस होता है, तो लाइकेन को कवक और जीवाणु के बीच की कड़ी कहते हैं। लाइकेन को क्या कहते हैं? लाइकेन को कवक और जीवाणु के बीच की कड़ी कहते हैं, कवक और शैवाल, सॉरी जीवाणु नहीं, कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल की बीच की कड़ी क्या होता है? लाइकेन होता है। और लाइकेन क्या होता है? संवेदनशील होता है। संवेदनशील होता है किसका? पर्यावरण का, पर्यावरण प्रदूषण। यदि वातावरण में SO2 की मात्रा अधिक है, SO2 गैस की मात्रा अधिक है, ये प्रदूषणकारी गैस होती है, तो लाइकेन कम हो जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में लाइकेन विलुप्त भी हो चुके हैं, ठीक है। क्या होता है? लाइकेन का जो कवक घटक है, लाइकेन का जो कवक घटक है, इसको कहते हैं माइकोवायंट, माइकोवायंट कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो शैवाल घटक होता है इसको कहते हैं फाइकोवायंट, फाइकोवायंट कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बना भाई, ये भी देख लीजिएगा कैसे बना है। ये बना है कवक के अध्ययन, कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में, तो उससे बन गया माइकोवायंट। और शैवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में, तो उससे बन गया फाइकोवायंट, फाइकोवायंट, ठीक है। और लाइकेन से क्या है? लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का प्रयोग किस में करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए, अम्ल एवं क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला
अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? तो जोसेफ लिस्टर को कहते हैं। जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एमीन अम्ल हैं उससे प्रोटीन बनता है। एमीन अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एमीन अम्ल से प्रोटीन बनता है। शरीर का 15% भाग एमिनो अम्ल से बना रहता है। एमिनो अम्ल का बनता है। शरीर का 15% भाग किसका बनता है? एमीन अम्ल का बनता है। और कुल 20 प्रकार के एमीन अम्ल की ज़रूरत होती है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की ज़रूरत होती है। इनमें से 10 एमीन अम्ल शरीर में बनते हैं और 10 भोजन द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है। और जो एलोवेरा होता है, ग्वारपाठा जिसको कहते हैं, ग्वारपाठा, इसको धृत कुमार भी कहते हैं। इसको खाने से 18 प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ी औषधि है भैया। ये जो ग्वारपाठा है ये बहुत बड़ी औषधि है। इसको ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मीठा और एक होता है कड़वा। तो जो मीठा होता है उसका हलवा भी बना सकते हैं और ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं। उसके अंदर का जो गूदा है वह खाया जाता है और इससे 18 प्रकार के अमीनो अम्ल मिल जाते हैं। और जो कड़वा वाला होता है उसको बाल धोने के लिए, चेहरा धोने के लिए शेविंग लोशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एमिनो अम्ल है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की ज़रूरत होती है, जिनमें से 10 शरीर में बनते हैं और 10 भोजन के द्वारा हमको प्राप्त करना होते हैं। और 15% भाग हमारा जो है एमिनो अम्ल से बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, एड्स के लिए अधिक परिरक्षित औषधि। एज़िडोथाइमिन, एज़िडोबिडिन, एज़िडोथाइमिन। ठीक है ना। तो ये जो औषधि होती है एड्स के लिए अधिक परिरक्षित औषधि होती है ना। तो ये याद कर लेना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं में शीतीकरण प्रक्रिया क्या है? देखो, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यदि उनको फ्रीजर में रख दिया जाए किसी खाद्य पदार्थ को, तो उसमें क्या होती है, जीवाणुओं की उपापचय क्षमता कम हो जाती है। और जीवाणुओं की उपापचय क्षमता कम हो जाएगी, उनकी वृद्धि द्विगुणन कम हो जाएगा, जिससे कि उनमें निष्क्रियता बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं में शीतीकरण प्रक्रिया। ठीक है। कभी भी देखना, आप सब्जी वगैरह लाएंगे, फ्रिज में उसको रखेंगे, तो फ्रिज में वह कुछ दिनों तक खराब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें उपापचय क्रिया की दर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें जीवाणुओं की वृद्धि और द्विगुणन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि उनकी वृद्धि में निष्क्रियता बढ़ जाएगी और वह काफ़ी समय तक आपको ताज़ा बना रखा रहेगा। ठीक है। तो ये होता है सूक्ष्म जीवाणुओं में शीतीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।